मैं महेश कुमार पालीवाल, सहायक आचार्य रसायन विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। बच्चों, जैसा मैंने ऊष्मागतिकी द्वितीय में पिछली क्लास में अपन ने स्टार्ट किया था एंट्रोपी की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी और एंट्रोपी एज ए स्टेट फंक्शन या अवस्था फलन के रूप में एंट्रोपी क्या होती है, इसके बारे में अपन ने विस्तार से पढ़ा। आज अपन दो इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ रहे हैं। मैंने जैसे आपको बताया था, ताप व आयतन के फलन के रूप में एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, और दूसरा जो टॉपिक है वह है ताप व दाब के फलन के रूप में एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। दोनों एक जैसे ही हैं और बहुत इजी हैं, समझने का है, बहुत ध्यान से समझिए। और ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, या फिर पूछा जाता है एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्योंकि ये एक अवस्था फलन है, इसलिए ये अवस्था पर निर्भर करता है, पथ पे निर्भर नहीं करता है। तो हम देखते हैं, देखिए, एस इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अब देखिए, इसको हम पूर्ण रूप से अवकलन करते हैं तो हमारे पास आता है डी एस इज इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी डी टी प्लस डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी डी वी, जो कि समीकरण 1 में बताया गया है। अब हम जानते हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम अनुसार क्या होता है, डी यू इज इक्वल टू होता है क्यू रिवर्सिबल माइनस डब्लू। अब देखिए, हम जानते हैं कि जो डी एस होता है वो क्यू रिवर्सिबल बाई टी होता है, तथा जो डब्लू होता है वो पी डी वी के बराबर होता है। तो डी यू इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू तो रख देंगे हम टी डी एस, और डब्लू की वैल्यू जो है हम रख सकते हैं पी डी वी। तो हमारे पास समीकरण 2 प्राप्त हो जाएगा। ये टी डी एस अपन ने क्यों रखा है, देखिए, हम टी को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा टी डी एस, ठीक है, क्यू रिवर्सिबल के बराबर, इसकी वैल्यू हमने रख दी। चूँकि आंतरिक ऊर्जा U भी ताप व आयतन का फलन है, इसलिए U इज़ द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अब इसको हम पूर्ण अवकलन करते हैं तो हमारे पास आता है डी यू इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट वी डी टी प्लस डेल यू अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी डी वी, जो समीकरण 3 में बताया गया है। अब समीकरण 3 से डी यू का मान समीकरण 2 से डी यू का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखिए, डी यू का मान रखिए, डी यू जो है समीकरण 2 में क्या दे रखा है, टी डी एस माइनस पी डी वी, तो हमने यहाँ पे रख दिया टी डी एस माइनस पी डी वी, और आगे ये जो वैल्यू है वो हमने एज इट इज़ रख दी है इसमें। तो ये हो जाएगी डेल यू अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी डी टी प्लस डेल यू अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी डी वी। अब देखिए, अपन क्या कर सकते हैं इसमें, इस पी डी वी को इधर ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा टी डी एस इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी डी टी प्लस डेल यू अपॉन डेल वी टी डी वी प्लस पी डी वी। हम इसको किधर ले गए, राइट हैंड साइड में ले गए, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम टी को भी इधर राइट हैंड साइड में ले जा सकते हैं, तो 1/t हो जाएगा। तो हमारे पास डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन सब के पीछे 1/t 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 लग जाएगा, तो 1/t डेल यू अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट वी डी टी प्लस 1/t डेल यू अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी डी वी प्लस 1/t पी डी वी, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अपन दूसरे वाले में इसमें कॉमन ले सकते हैं 1/t और डी वी जो है, तो हमारे पास ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/t डेल यू अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी डी टी प्लस 1/t कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा डेल यू अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी, और इसमें 1/t कॉमन आ जाएगा तो p हो जाएगा, इधर डी वी कॉमन ले सकता है, मतलब 1/t डी वी अपन ने कॉमन ले लिया। अब देखिए, हमारे पास जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 व समीकरण 4 की तुलना करने पे 2 समीकरण प्राप्त होती है। समीकरण 1 व 4 की तुलना कैसे करेंगे कि ये भी डी एस है और ये भी डी एस है, मतलब इस डी एस के बराबर ये वैल्यू है तो इस डी एस के बराबर ये वैल्यू है, मतलब ये दोनों बराबर है तो आगे वाली संख्या भी बराबर होगी। अब हम यहाँ पे ये बात कर सकते हैं, क्या बात करते हैं, यहाँ पर हम ये ध्यान दे सकते हैं कि जो वैल्यू है
ये वाली वैल्यू जो है वो इसके बराबर होगी और ये वाली जो वैल्यू है वो इसके बराबर इसके बराबर हो जाएगी ये वाली वैल्यू। तो अपन ये रख सकते हैं कि ये वाली जो वैल्यू है वो इसके बराबर होगी। तो हम रख दें डेल एस अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी। अब डी टी जो है वो अपन ये हमारे पास ये रह जाएगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि देखिए इसके बराबर हमने 4 समीकरण रखा ना, तो हमारे पास ये हो जाएगा 1 अपॉन टी डेल यू अपॉन डेल टी वी। डी टी से डी टी कट जाएगा। तो हमारे पास जो समीकरण बचता है इसमें डेल एस अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी इज इक्वल टू, इसमें भी डी टी कट जाएगा तो 1 अपॉन टी डेल यू अपॉन डेल टी वी हो जाएगा। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, डेल यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी जो है वो सी वी होता है। तो अपन इसके बराबर जो है वो सी वी रख सकते हैं और ये जो 1 अपॉन टी है तो नीचे टी आ जाएगा। अब देखिए यहाँ डी वी और इसमें डी वी कट जाएगा, इसमें और इसमें डी वी कट जाएगा। तो डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन टी डेल यू अपॉन डेल वी टी प्लस पी के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास समीकरण 1 व 4 की तुलना करने पर ये दो समीकरण 5 व 6 प्राप्त हो जाएंगी। इस प्रकार से 5 व 6 समीकरण प्राप्त हो जाएगी। अब वो 5 व 6 को अपन पुनः व्यवस्थित कर सकते हैं। कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं 5 व 6 को? देखिए 5 व 6 को व्यवस्थित करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि हम जो टी है इसको समीकरण 5 में देखिए, समीकरण 5 में हम टी को जो है वो इधर ले जाएं, इस तरफ ले जाएं। समीकरण 5 को में टी को इस तरफ ले जाएं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टी इंटू डी एस अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट वी इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट वी, ये हो जाएगा। तो अपन ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई, डी यू अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट वी इज इक्वल टू टी इंटू डी एस अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट। ये समीकरण हमारे पास 8 प्राप्त हो गई। अब देखिए समीकरण जो 6 से अपन क्या कर सकते हैं, 9 प्राप्त कर सकते हैं। समीकरण 6 से 9 कैसे प्राप्त कर सकते हैं कि हम इस टी को इधर ले जाएं, किसको, इस टी को। तो हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, जो है वो हो जाएगी टी इंटू डेल एस अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी और बाकी बच जाएगा ये। तो अपन हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी और पी को भी अगर इधर ले जाएं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टी इंटू डेल एस अपॉन डेल वी टी माइनस पी इज इक्वल टू हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल वी एस कॉन्स्टेंट टी। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप देखिए, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हम समीकरण जो 1 है उसमें पहले और दूसरे की वैल्यू प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए कर रहे हैं। तो अब हमारे को यहाँ से समीकरण 9 प्राप्त हो जाएगी, मतलब समीकरण 5 को रीअरेंज करने पे समीकरण 8 और समीकरण 6 को रीअरेंज करने पे समीकरण 9 प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से अपन 8 व 9 को प्राप्त कर सकते हैं। अब समीकरण 8 को स्थिर ताप पर V के संदर्भ में तथा समीकरण 9 को स्थिर आयतन पर T के संदर्भ में अवकलित करने पे हमारे को समीकरण 10 व 11 प्राप्त हो जाती है। देखिए ये हो जाएगी डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टी इंटू डेल वी इज इक्वल टू टी इंटू डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल टी इंटू डेल वी, ये समीकरण 2 हो जाएगी। और समीकरण जो ये 10 हो जाएगी और समीकरण 11 है जो है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टी इंटू डेल वी इज इक्वल टू टी डेल स्क्वायर एस डी टी इंटू डी वी डेल वी प्लस डेल एस अपॉन डेल वी माइनस डेल पी अपॉन डेल टी वी, ये समीकरण 11 प्राप्त हो जाएगी हमारे को। कि इसको अब अवकलित करते हैं तो हम ऐसे हमारे को समीकरण 11 और 12 प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए समीकरण 10 व 11 प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए समीकरण 10 व 11, अब 11 में से अगर अपन 10 घटा दें तो देखिए दोनों जो है वो बराबर हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू जो है वो दोनों 10 व 11 में क्या है, बराबर वैल्यू है ये दोनों। तो इनको घटाएंगे तो ये तो 0 हो जाएगी और इसमें से ये घट जाएगी। तो देखिए दोनों में अगर जो कॉमन होगा वो कट जाएगा। तो अपन ने रखा तो हमारे पास हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टी अपॉन डेल वी, ये तो आ गया समीकरण 11 से, और माइनस समीकरण 10 से आ गया डेल स्क्वायर यू डी टी
इंटू डी वी। ये समीकरण किससे आ गया? 10 से। तो 11 में 10। अब पहले अपन किसकी वैल्यू रखेंगे? 11 वाली वैल्यू रखेंगे, फिर 10 वाली रखेंगे। तो 11 वाली वैल्यू हमने एज इट इज़ रख दी, टी डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल टी इंटू डेल वी प्लस डेल एस अपॉन डेल वी टी माइनस डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी माइनस, फिर ये 10 वाली रख दी, टी इंटू डेल स्क्वायर एस डी टी इंटू डी वी। अब देखिए इस समीकरण में जो हमारे को ये 11 में से 10 घटाने में प्राप्त हुआ, इसमें से दो चीज़ें कट जाएंगी, ये तो जीरो हो जाएंगी, ये कट गई, ये कट गई, तो यहाँ से जीरो आ गई। अब हमारे को इसमें से ये और ये दोनों कट जाएंगी प्लस की, तो हमारे पास सिर्फ ये वैल्यू बचेंगी। तो जीरो इज इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल वी टी माइनस डी पी अपॉन डेल टी वी हो जाएगा। अब देखिए हम इसको इधर ले आएंगे तो हमारे पास समीकरण 12 आ जाएगी, डेल एस अपॉन डेल वी टी इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी। अब देखिए समीकरण एक में जो दूसरे वाला पार्ट है वो यहाँ से प्राप्त हो गया, मतलब समीकरण 12 से, और जो इसका पहले वाला पार्ट था वो समीकरण हमारे को 5 से प्राप्त हो गया। ठीक है, डेल एस अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी जो है ये हमारे को 5 से प्राप्त हो गया। तो अपन इसको वैल्यू रख सकते हैं। अब क्या रख सकते हैं? डी एस इज इक्वल टू हम रख सकते हैं जो 5 में आया था सी वी टी डी टी, ये वैल्यू आ जाएगी, डी टी वहाँ एज इट इज है ही, तो सी वी डी टी प्लस ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी डी वी। इस प्रकार से हमारे को समीकरण 13 प्राप्त हो जाएगा। और एंट्रोपी की आयतन पर निर्भरता के लिए यही सरल समीकरण है। ठीक है, तथा ताप पर, ठीक है, आयतन और ताप पर निर्भर करता है कि यही समीकरण है। सो एंट्रोपी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ठीक है, इस प्रकार से अपन यही कर सेम ऐसा कैसा हमारे पास दूसरी जो इक्वेशन है वो प्राप्त होगी, ताप व दाब के फलन के रूप में एंट्रोपी। वहाँ पे भी यही स्टेप फॉलो करना है, बस चेंज। अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा? टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका पूर्ण अवकलन करने पे हमारे पास समीकरण 1 प्राप्त हो जाएगा, डेल एस इज इक्वल टू डेल एस अपॉन टी एट कांस्टेंट पी डी टी प्लस डेल एस अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी डी पी। अब उष्मागतिकी के व्युत्पन्न समीकरण से हमारे को पता है एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी होता है, और इसका अवकलन करने पे हमारे पास एक डेल डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। ये समीकरण हमारे को 2 हो जाएगा। अब एक अन्य संबंध हमारे को पता है, डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी। अब देखिए हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं जो समीकरण 4 में है, डी यू पी डी वी को इधर ले जाएंगे, डी यू प्लस पी डी वी इज इक्वल टू टी डी एस। अब मैंने पहले वाले में देखा ही है, तो हम यहाँ पर डी यू प्लस पी डी वी की वैल्यू जो है वो टी डी एस रख देंगे। तो हमारे पास समीकरण 2 में डी यू प्लस पी डी वी बराबर टी डी एस रखने पर हमारे को निम्न समीकरण प्राप्त होता है, समीकरण 4। तो ये समीकरण 4 हो जाएगा, डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी की जगह हमने टी डी एच रख दिया, और प्लस पी डी वी है ही इस समीकरण 2 में, तो हमारे को समीकरण 4 ये प्राप्त हो जाएगा। अब माना कि एंथैल्पी जो है वह ताप व दाब का फलन है, तो एंथैल्पी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इसका पूर्ण अवकलन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी एच इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी डी टी प्लस डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी डी पी। समीकरण 5 प्राप्त हो जाएगा। अब समीकरण 4 व 5 द्वारा, समीकरण 4 व 5 द्वारा क्या हो जाएगा? क्योंकि h की वैल्यू क्या है हमने 4 में देखी है, टी डी एस प्लस वी डी पी, तो हमने डेल एच की वैल्यू ये रख दी टी डी एस प्लस वी डी पी, और आगे वाला जो समीकरण 5 में है वो एच टी यहाँ पर रख दिया हमने, डेल एच अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी डी टी प्लस डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी डी पी। अब देखिए यहाँ पर अपन क्या रख सकते हैं, डी एस बराबर रख सकते हैं, वी डी पी को इधर ले जाएंगे, ठीक है, वी डी पी को इधर ले जाएंगे तो माइनस वी डी पी हो जाएगा, और टी को इधर राइट हैंड साइड में लाएंगे तो 1 अपॉन टी हो जाएगा। इससे हम ये प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन टी डेल एच अपॉन डेल टी पी डी पी प्लस 1 अपॉन टी डेल एच
डेल पी माइनस 1/T वी डी पी, ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर डी पी और 1/T जैसे हमने पहले कॉमन लिया था वैसे यहाँ पर भी कॉमन ले सकते हैं। ये डी पी और 1/T कॉमन ले लिया, तो जो डी एस इज इक्वल टू पहले वाली समीकरण तो ये एज इट इज़ लिख दी, यहाँ पर 1/T और डी पी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर पहले वाले में तो 1/T इंटू डी डेल एच अपॉन डेल पी टी, और इधर डी पी कॉमन आ गया, माइनस इसमें बचता है 1/T, इधर कॉमन आ गया और डी पी इधर आ गया, तो वी आ जाएगा। अब समीकरण जो है 1 व 6 की हम दोनों एक समान है। दोनों एक समान क्यों है? समीकरण 1 भी डी एस के बराबर है और समीकरण 6 भी डी एस के बराबर है, तो ये डी एस दोनों बराबर है। राइट हैंड साइड वाली संख्या बराबर है, इसका मतलब लेफ्ट वाली भी संख्या बराबर होंगी। तो जैसे अपन ने पहले रखा था वैसे अपन वैल्यू रख देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए इसमें पहली वैल्यू के बराबर हम ये रखें, डेल एस अपॉन डेल टी पी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/T डेल एच अपॉन डेल टी पी, ये हो जाएगा। और हम जानते हैं डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी जो है वो सी पी के बराबर होता है, तो सी पी अपॉन टी जो है वो समीकरण हमारे को 7 प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए हम समीकरण 1 में जो दूसरा पार्ट है वो समीकरण 6 में दूसरे वाले पार्ट के बराबर होगा, तो हमने लिख दिया डेल एस अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट पी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/T तो है ही, 1/T डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी माइनस वी, डी पी से डी पी कट जाएगा इसमें, तो ये वैल्यू आ जाएगी 8। अब 7 और 8 को वैसे ही रीअरेंज करते हैं जैसे पहले हमने रीअरेंज किया था, तो हमारे को क्या प्राप्त हो जाएंगी, जो है 10 और 11 प्राप्त हो जाएंगी। तो समीकरण 7 को रीअरेंज करने पर हमारे को डेल एच अपॉन डेल टी पी इज इक्वल टू टी डेल एस अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी, समीकरण 10 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और समीकरण 8 को रीअरेंज करने पे हमारे को समीकरण 11 प्राप्त हो जाता है, जो है डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू टी इंटू डेल एस अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी प्लस वी जो है ये प्राप्त हो जाएगा। अब समीकरण 10 को स्थिर ताप पर पी के संदर्भ में तथा समीकरण 11 को स्थिर दाब पर टी के संदर्भ में अवकलित करने पे क्रॉस कर देंगे तो हमारे पास ये दोनों कट जाएंगे, वही वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास देखिए 10 से हमारे को आ गया डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल टी इंटू डेल पी इज इक्वल टू टी इंटू डेल स्क्वायर एस डेल टी इंटू डेल पी, समीकरण 12 हो गया। अब हम समीकरण 11 से हम 13 प्राप्त करते हैं, तो हमारे पास डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल टी इंटू डेल पी इज इक्वल टू टी डेल स्क्वायर एस डेल टी इंटू डेल पी प्लस डेल स्क्वायर एस डेल पी एट कांस्टेंट टी प्लस डी वी अपॉन डी टी एट कांस्टेंट पी आ जाएगा। अब देखिए समीकरण 13 में से 12 घटाएंगे तो वही बात है, ये इसके बराबर ये रख दिया और इसके बराबर इसके बराबर ये रख दिया, तो दोनों बराबर हैं तो ये दोनों कट जाएंगी। फिर आगे देखिए पहले हमने 13 वाला रखा और फिर 12 वाला रखा, अब इसमें क्या है ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कट जाएंगी, तो हमारे पास क्या बचता है डेल एस अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी प्लस डेल वी अपॉन डेल टी पी बचता है। अब हम इसको इधर ले जाएंगे तो हमारे पास डेल एस अपॉन डेल पी टी इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल टी पी आ जाएगा, समीकरण 14 है। अब देखिए समीकरण 14 से तो हम दूसरी वाली जो समीकरण 1 में है वो वैल्यू रख देंगे और समीकरण जो 7 है उससे हम पहली वाली वैल्यू रख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा डेल एस अपॉन डेल एस इज इक्वल टू सी पी टी प्लस डी टी उसमें पहली वाली समीकरण में है ही, प्लस डेल एस अपॉन डेल पी जो है टी इसके बराबर हो जाएगा हमारे पास माइनस डी वी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट पी और डी पी उसमें है। तो इस प्रकार हमारे पास समीकरण प्राप्त हो जाएगा। एंट्रोपी की दाब तथा ताप पर निर्भरता का यही सरल समीकरण है। इस प्रकार से अपन दोनों जो समीकरण है वो प्राप्त कर सकते हैं और इस प्रकार से अपन ये। अब नेक्स्ट क्लास में हम भौतिक परिवर्तन में एंट्रोपी परिवर्तन और क्लासेस इन इक्वलिटी और ट्रूटोन का नियम पढ़ेंगे। ठीक है, ताप के सामने की शर्त जो है वो पढ़ेंगे। धन्यवाद।